देखो, ट्रंप जो है, ट्रंप ने अपने इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि मैं दोनों युद्ध, जो इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहे हैं वो, और जो युद्ध हो रहे हैं यूक्रेन और रशिया फ्रंट पे, बॉर्डर फ्रंट पे, तो इन दोनों ही युद्धों को जो ट्रंप हैं वो रुकवा नहीं पाए। अब जो हमास, जो फ़िलिस्तीन जिसको हम कहें, एक्चुअली हमास के साथ है लड़ाई इज़राइल की। तो इज़राइल वाले जो लोग हैं वो अमेरिका के अंदर कुछ ऑफिशियल कुछ पोस्ट लेकर के बैठे हुए हैं, मतलब वहाँ पे ऑफिस के अंदर जूस लोग हैं, जूस लोग काफ़ी सारे हैं यहाँ अमेरिका के अंदर जो हाई पोस्ट पे हैं, है ना। तो वो लोग अपने आप को बड़ा बनाना बताना चाहते हैं इस रेस में। वो जो नेतन्याहू हैं वो वॉर को सीज़ फायर करने के लिए रेडी नहीं हैं, तो ये यहाँ पे ये वॉर को नहीं रुकवा पाए। और जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर जो चल रहा है, वहाँ पे पता चला कि रशिया मानने को तैयार ही नहीं है। रशिया को चाहिए उसकी जो ज़मीन उसने जो कब्जा कर रखी है वो, और रशिया का स्पष्ट ये मैसेज है। जब ये मिलने गए थे ट्रंप से, पुतिन जब मिलने गए थे, तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यूएसएसआर वहाँ पे संदेश दिया था कि हम यूएसएसआर चाहते हैं, यूएसएसआर चाहते हैं, मतलब यूएसएसआर का पुनर्गठन करना चाहते हैं, उन देशों को वापस से मिलाना चाहते हैं। इस तरीके की जब उनकी भावना है तो वो युद्ध विराम के लिए नहीं मानेंगे। और फिर जब कैलकुलेशंस निकाली गई, कैलकुलेशंस की गई कि क्यों नहीं मान रहे, इतने सारे सैंक्शंस लगा दिया अमेरिका ने, लेकिन फिर भी रशिया जो है वो क्यों नहीं मान रहा है सीज़ फायर के लिए, तो उनको पता चला अपने डॉक्यूमेंट्स में कि इंडिया और चाइना उसको सपोर्ट करते हैं, उससे ऑयल परचेज़ करते हैं, उससे ऑयल ख़रीदते हैं, तो उसके पास पैसा जाता है जिसको वो हथियार बना बना के यूक्रेन पर बरसाता है। तो जो यूएसए है, यूएसए ने इंडिया को कंट्रोल में लेने की कोशिश की, चाइना को कंट्रोल में लेने की कोशिश की, लेकिन चाइना के पास इनकी एक जो वो बोलते हैं ना कि जो नब्ज़ दबाने की एक नब्ज़ दबा ली, कैसे दबा ली, रेयर अर्थ मेटल जो सिर्फ चाइना के अंदर होते हैं, चाइना एक्सपोर्ट करता है यूएसए को ये जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं ये, तो ये जो एक्सपोर्ट है ये बंद कर दिया चाइना ने इनके ऊपर टैरिफ लगाने के बाद में। तो ऑटोमेटिक ट्रंप ने क्या कर दिया, ट्रंप को पता चल गया कि चाइना के बिना तो काम चल नहीं सकता। अब इंडिया के पास ऐसा कुछ है नहीं, इंडिया जनरली कपड़े भेजता है, अपनी मेडिसिन भेजता है, ये कुछ चीज़ें ऐसी भेजता है जो यहाँ अपने इंडिया के अंदर होती हैं, कोई मसाले वगैरह हैं, ऐसी चीज़ें भेजता है इंडिया। तो इंडिया के ऊपर इन्होंने क्या किया, कुछ सैंक्शंस लगा दिए कि इंडिया पे अगर हम सैंक्शंस लगा देंगे तो क्या पता वो जो रशिया है उससे तेल ख़रीदना बंद कर दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पहले 25% लगाया था, फिर अभी 50% लगा दिया। तो एक्चुअली देखा जाए तो ट्रंप जो है वो अपने मैनिफेस्टो में बोली गई जितनी भी बातें हैं उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि उन्होंने कहा था कि जो बाहर से जो आए हैं लोग अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका के लोगों की नौकरियां खा गए हैं, मैं उनको सबको आउट कर दूंगा, मैं उनको बाहर निकाल दूंगा। तो किया है जो ट्रंप है, उन्होंने किया है, जो मैनिफेस्टो में उन्होंने जो जो बातें बोली हैं उन सब बातों को वो एक एक करके पूरा करते जा रहे हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला उनका स्टेप यही था। ये कहानी आज से शुरू नहीं हो रही है, कहानी जब से शुरू हो रही है, जब से वो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं उनके, उस दिन से डे 1 से वो काम कर रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर, वो तब से काम कर रहे हैं। तब इसका ये रिज़ल्ट है कि अब इन पे टैरिफ्स लगे हैं। अब ये जो है वो एक डील भी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो डील करे इनके साथ में। इनके जो फाइटर जेट्स हैं, F-16 है, कुछ ऐसे फाइटर जेट्स हैं 5th जनरेशन के, वो ख़रीदे इंडिया इनसे, लेकिन काफ़ी महंगा है इंडिया के लिए।
और इंडिया के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो माफ़ कीजिएगा, मैं रशिया को हमेशा यूएसएसआर बोलने की कोशिश करती हूँ तो यूएस मैं बोल देती हूँ। रशिया जो है, हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ज़्यादातर उनमें मोस्टली हमारे पास रशिया के हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो उसके साथ वर्क टुगेदर कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी अमेरिका के फाइटर जेट्स के साथ, ये भी एक दिक्कत है। और हम वहाँ के फाइटर जेट्स ले लेंगे तो उसके साथ में हमें कुछ और चीज़ें भी एसेसरी परचेज़ करनी पड़ेगी और काफ़ी महंगे हैं वो, और महंगे भी चलो ठीक हैं तो हैं, काफ़ी महंगे भी हैं। उनका जो सोर्स कोड है या फिर वो सिर्फ हमें वहीं पर ही बना करके देंगे। जैसे यूएसए क्या करता है, यूएसए के फाइटर जेट में मान लो कि कोई दिक्कत हो गई, ठीक है ना, और दिक्कत होकर के मान लो कि वो हिंद महासागर में ऊपर कहीं पे गिर गया, नीचे गिर गया, ठीक है, तो यूएसए की जो टीम है ना, जो वहाँ की जो इंजीनियर्स की टीम है वो वहाँ पे पहुँच जाती है, जल्दी से पहुँच जाती है कि कहीं पे इसका मलबा या कुछ और ऐसा किसी के हाथ नहीं लग जाए, कोई चेक नहीं कर ले इसको कि इसमें क्या लगा हुआ है। वो इंडिया के इंजीनियर्स को भी उसके आसपास में नहीं भटकने देते, ऐसा उनका प्रोग्राम है, ऐसा उनका रूल है। अब जैसे केरला के अंदर जब वो फाइटर जेट ख़राब होकर के खड़ा था तो उन्होंने उसको बाहर ही रखने के लिए कहा, जो वो माफ़ कीजिएगा, हैंगर नहीं, जहाँ पे अपन जो खड़ी करते हैं, जो फाइटर जेट्स को खड़ा किया जाता है, मेरे नाम अभी मैं मिस कर रही हूँ उसको, जहाँ पे खड़ा किया जाता है उनको, तो वहाँ पे उसको नहीं ले जाने दिया गया कि उसको बाहर ही रखो ताकि हम सैटेलाइट से उस पर नज़र रख सकें कि उसके साथ तुम कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हो, नहीं तो टेक्नोलॉजी क्या पता तुम ले लोगे, चुरा लोगे। ऐसा हालांकि उनका कोई ऑफिशियल ऐसा बयान नहीं है, लेकिन उनका मानना ऐसा ही था उसके पीछे। तो जो यूएसए है वो अपने जो उसके जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने द्वारा किए गए जो प्रॉमिसेस हैं वो एक एक करके पूरा कर रहे हैं। उन्होंने H1B1 वीज़ा जो था वो भी उस पे 88 लाख रुपए का ऐसा, ये एक तरीके का जुर्माना ही है। ये जो अमेरिकी कंपनी है उन पे ये एक तरीके का जुर्माना है कि पहले या तो इनको सेलेक्ट करो अमेरिकन्स को, अगर वो ट्रेंड नहीं है तो उनको ट्रेंड करो, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये ट्रंप की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको बाहर से ही लेके आने हैं तो वो फ़ाइन दो 88 लाख रुपए एक बंदे के हिसाब से, वो भी साल के। तो अब कंपनियां क्या करेंगी? ट्रंप जो है वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। ट्रंप एक्चुअली देखा जाए तो वैसे अच्छे ही लीडर हैं, क्योंकि अपने देश के लिए जो इंसान करता है वो अच्छा ही है, लेकिन इस प्रोसेस में उनका जो तरीका है थोड़ा सा वो मुझे गलत लगता है। उनके इस तरीके में एक्चुअली क्या है, उन्होंने जो अमेरिका की जो इमेज बनी हुई थी, अमेरिका की इमेज क्या बनी हुई थी कि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, वो जो दबे हुए जो देश हैं कुछ इस तरीके के, जो दूसरे देशों से प्रताड़ना झेलते हैं, उनका सपोर्ट करता है। तो उनका सपोर्ट भी एक तरीके से बंद कर दिया अमेरिका ने, ताइवान का सपोर्ट करना बंद कर दिया चाइना को खुश करने के चक्कर में। ट्रंप एक व्यापारी आदमी है और व्यापार करते करते अमेरिका को ये पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। इनका जो मकसद है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये कुछ देशों को अपने से खो देंगे। और ये टेररिज्म पे भी नहीं बोलते हैं, टेररिज्म पे पाकिस्तान को रखने के लिए पाकिस्तान को अपने फेवर में रखने के लिए ये नहीं बोलते हैं टेररिज्म पे। तो अमेरिका कोई अच्छा मित्र नहीं है। वो ये अमेरिका की प्रवृत्ति इस तरीके की है, वो जो उसका जो मित्र है ना उसको ये पहले निशाने पे लेता है, सबसे पहले नुकसान उसी को पहुंचाएगा, ये जो इसका करीबी है। अब इजराइल वालों ने पता नहीं इनको कैसे कंट्रोल में ले रखा है। तो भाई वो जूज़ हैं, बहुत ही टेक्निकल माइंड के लोग हैं वो लोग, बहुत टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास में। और एक मैं यहाँ पे और आपसे बात करना चाहूँगी, एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगी। देखो, फ़िलिस्तीन और इजराइल यूएन में लेकर के इनको चल रहा है। लगभग 193 देशों में से 80-90 ने इनको मान्यता दे दी है, 80-90 से भी ज़्यादा है, मैं नंबर एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ आपको। लेकिन फ़िलिस्तीन और जो इजराइल है उसका द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है?
मतलब इनका थोड़ा सा हमें इतिहास समझना पड़ेगा। इनका इतिहास ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जर्मनी के जो यहूदी जो लोग थे उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया था, जर्मनी का साथ नहीं दिया, ठीक है ना। एक तो मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र, ये आपने पढ़े होंगे। तो तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साथ दिया था ब्रिटेन का, और ब्रिटेन ने इनके बदले में इनसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक नया राष्ट्र बना करके देंगे, और वो राष्ट्र था ये फ़िलिस्तीन वाला एरिया। अब ये जो फ़िलिस्तीन वाला एरिया है, यहाँ पे ये जो फ़िलिस्तीनी लोग रहते थे ये एक जगह पर जा कर के सिमट गए, और दुनिया भर से जितने भी ज्यूज़ वगैरह थे वो वहाँ पर जा के सेटल होने लग गए। अब वहाँ पे सेटल होने लग गए तो उनके अकॉर्डिंग तो भाई जो ब्रिटेन ने उनको जगह दी है तो देश तो है। अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया है, पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन किन्होंने किया था? ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटेन ने ही किया था कि ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। अब आज हम पाकिस्तान को बोल सकते हैं क्या कि नहीं, ये तो इंडिया ही था, तुम चले जाओ यहाँ से? तो ऐसे नहीं बोल सकते। और जहाँ जो वहाँ के जो ओरिजिनेट, जो वहाँ के जो मूल जो लोग हैं उनको भी हम वहाँ से नहीं निकाल सकते, वहाँ से निष्कासित नहीं कर सकते। तो अधिकांश लोगों का, जिसमें भारत देश भी शामिल है, उनका कहना है कि दो राष्ट्र साथ में चल सकते हैं, दो राष्ट्र आपस में बिना लड़ाई के, बिना दंगे फसाद के अस्तित्व में बने रह सकते हैं, फ़िलिस्तीन और इजराइल। ज़्यादातर देशों का ये मानना है। अब समस्या ये आती है कि जो फ़िलिस्तीन है वो वेस्ट बैंक में, और जो गाज़ा पट्टी हैं ये जो अलग अलग इनका एरिया है, एक वेस्ट में है और एक ईस्ट में है, इस तरीके से। तो समस्या ये आती है कि जो फ़िलिस्तीन है इसमें ये जो हमास, कई आतंकी संगठन है। अब यूएसए का कहना है कि तुम एक्चुअली फ़िलिस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम हमास को सपोर्ट कर रहे हो, तुम आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हो, आतंकियों को वैलिडेशन दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है, आतंकियों को वैलिडेशन नहीं दे रहे। जो फ़िलिस्तीन को मान्यता देते हैं वो लोग हमास को मान्यता नहीं देते, ये याद रखने वाली बात है। वो मान्यता देते हैं वहाँ के सह अस्तित्व सिद्धांत को, वो वैलिडेट करते हैं कि हाँ दोनों देश साथ में अस्तित्व बना करके रह सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब जो फ़िलिस्तीन है उसको नया राष्ट्र का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा, जब अधिकांश देश चाहते हैं, अधिकांश देश मानते हैं सह अस्तित्व को सिद्धांत होना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? तो वो हो रहा है वीटो पावर की वजह से। अमेरिका जो है वो वीटो कर देता है यूएन में, जब भी प्रस्ताव लाया जाता है फ़िलिस्तीन को एक देश मानने पे, तो जो अमेरिका है वो वीटो कर देता है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। इसका कुछ अभी नज़दीकी कोई समाधान इसका मुझे तो नज़र नहीं आता है। ये चलेगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा। और आपको पता हो कि जो यूएसए है, ट्रंप और जो नेतन्याहू है, इनका तो प्लान है कि हम ये जो फ़िलिस्तीन वाला एरिया है, जो गाज़ा पट्टी, जो वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है, उसको हम एक मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न सिटी में चेंज करें, वहाँ पे हम एक सिटी बनाएं बहुत मॉडर्न सी। और इनका मानना है ये, और ये दोनों ही तरफ से नुकसान है। देखो, युद्ध तो कहीं भी अच्छा नहीं है। भारत तो इस चीज़ को हमेशा से, शुरुआत से ही युद्ध के पक्ष में तो भारत कभी नहीं रहा है। युद्ध के प्रति तो भारत अंतिम हथियार मानता है युद्ध को, तो जब कोई और विकल्प ही ना बचा हो। तो ये चीज़ है। आज की हमारी चर्चा यहीं तक ही रहेगी। हम हर संडे को हम इसी तरीके की चर्चाएं करेंगे, और बिल्कुल आसान भाषा में करेंगे कि क्या क्या हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर। देश में अभी बिहार चुनाव पे हमारी चर्चा रहेगी, उसके बारे में मैं अगले संडे को बात करूँगी। और आज हमारी चर्चा यहीं तक ही रहती है। थैंक यू सो मच